साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कौर मेहता के साथ। हमारे साथ उपस्थित हैं मान्यवर संजय कुमार मौर्य। संजय सर, भगवान बुद्ध का धम्म क्या है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। बुद्ध का अर्थ होता है जागने की अवस्था। जो जागृत पुरुष होता है उसको बुद्ध कहते हैं। तो जागृत पुरुष कौन होता है? जिसे ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान हो गया, बोध हो गया, उसको बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध ने एक भगवान शब्द का उच्चारण किया गया है। तो उन्होंने अपने उपदेशों में सबसे पहली लाइन में कहा कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भगवतो शब्द जो है वो पाली का शब्द है। भगवतो बहुवचन है और भगवा शब्द जो है वो एक वचन है। भगवा पाली का शब्द है। इसको हिंदी और संस्कृत में अगर इसको लिखेंगे तो ये भगवान हो जाएगा। भगवतो माने भगवानों को। तो नमो तस्य भगवतो रहता हूँ, उन सभी भगवानों को मैं नमन करता हूँ कि जिनके अंदर से तृष्णा का नष्ट हो गया। तृष्णा नष्ट हो गई है। तृष्णा माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नष्ट हो गया है। और जो सील का पालन करता है उसे भगवान कहा गया है। भगवान एक उपाधि है, भगवान एक डिग्री है। ऐसा इसको त्रिपिटक में तथागत बुद्ध ने लिखा है। तो सबसे पहले भगवान शब्द की खोज ही बुद्ध ने ही किया था और उसके लिए ये उपाधि थी जो उस समय इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेता था, तृष्णा पर और सील का पालन करता था। तो जो जब उस अवस्था तक पहुंच जाता था उसको भगवान की डिग्री मिलती थी। खाली बुद्ध ही भगवान नहीं थे, जो मनुष्य, साधारण मनुष्य भी उस अवस्था तक पहुंचता था तो उसको भी ये डिग्री मिलती थी। लेकिन आज भगवान का मतलब कुछ और समझते हैं लोग कि हम जाएंगे तो ऐसा। तो भारत एक महान राष्ट्र है जो ऐसे महापुरुष पहुँचे जिन्होंने इन सब चीज़ों की खोज की है। आज भारत इन सब चीज़ों को भूल गया है, अपना इतिहास भूल गया है। तो भगवान बुद्ध का आपने पूछा प्रश्न कि जो धम्म शब्द है जी, धम्म, सच बात है कि ये पाली का शब्द है। पाली में धम्म, संस्कृत और हिंदी में धर्म कहते हैं। जैसे पाली में कर्म कहते हैं तो उसको संस्कृत और हिंदी में कर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो धम्म की तथागत बुद्ध ने धम्म की 3 अवस्था बताया है। प्रज्ञा, शील, समाधि, यही धर्म है, यही धम्म है। इसके अलावा जो कोई बात करता है वो धर्म नहीं है। और इसी प्रज्ञा, शील, समाधि के बल पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बुद्ध बने थे, यानी सर्वोच्च ज्ञानी पुरुष बने थे जिसको कह सकते हैं। और इसी के बल पर महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, कबीर धर्म में ही तप करके इतने बड़े संत पुरुष बने थे। आपने एक स्टोरी, मतलब कहानी जो उस समय की है, एक डाकू अंगुलीमाल था गौतम बुद्ध के साथ, और उसको उस समय का आतंकवादी कह सकते हैं। उसने उस समय 1000 मनुष्यों को मारने की प्रतिज्ञा की थी। 999 लोगों की हत्या कर चुका था। 1000वें तथागत पहुँचे थे। तो कहते हैं कि वो बदल गया। तो बदल गया, अगर बुद्ध उसको वहीं छोड़ देते, अब ये बदल गया इसको छोड़ो, तो फिर वही काम करता। लेकिन तथागत उसको अपने साथ लाए और संग में बिठाया और उन्होंने प्रज्ञा, शील, समाधि की भट्ठी में खूब तपाया, पकाया और उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो गया और सील का पालन करने लगा। जो तथागत बुद्ध ने कहा कि जीव हत्या से विरत रहने की शिक्षा करता हूँ, चोरी न करने की चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, झूठ न बोलने, मतलब सत्य बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, इस तरह से नशा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये सीलों का पालन करने लगे। एक तरह से कहें कि वो भी एक तरह से बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच गया। बुद्ध ने उसे उसी धर्म की भट्टी में तपाया। तो बुद्ध का धम्म बहुत महान है और उसको उसका जो रियल इम्प्लीमेंट करे
तो वो भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जिस ऊंचाई तक बुद्ध पहुंचे थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पहुंचे थे। तो धम्म का यही मकसद है कि मनुष्य को के अंदर वो मैत्री, करुणा, प्रेम, शुचिता, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श, त्याग पैदा कर देता है अपने आप। ठीक है, यही बुद्ध का धम्म था। और सम्राट अशोक ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया, 84,000 विद्यापीठ और 23 यूनिवर्सिटी खोले, तो उसमें सभी में लागू कर दिया गया। तो इस देश के जो टीचर थे और जो स्टूडेंट थे, सब जो है जब उस स्तर तक पहुंचने लगे, भगवत्ता की डिग्री प्राप्त किए, एक है कि पूरा स्टूडेंट और टीचर ही भगवान हो। तो इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर को यह बात लिखना पड़ा कि सम्राट अशोक के समय में आम जनता भी महापुरुषों सदृश थी और देश के अंदर सुख, समृद्धि, धर्मपरायणता का इतना विकास हुआ कि भारत की धरती पर कृत युग यानी सत्य का युग, सत्य का युग माने वैज्ञानिक युग, सत्य माने वही विज्ञान, हाँ विज्ञान ही सत्य है। कृति कहते ऐसे युग को जिस युग में मनुष्य ने सारे कर्तव्यों का पालन किया हो, कोई भी कर्तव्य करने के लिए शेष न रह गया हो, ऐसे युग को कृत युग इतिहासकारों ने लिखा। तो आप बताइए, जिस युग में मनुष्य सारे कर्तव्य का पालन किया होगा, तो उसके पीरियड में, उस राष्ट्राध्यक्ष के पीरियड में देश कैसा रहा होगा। इस पर चीनी यात्री हेनसांग को लिखना पड़ा कि लगता है भारत में भारत के लोग नहीं रहते, ये किसी महापुरुष लोक से आकर के, यानी देवलोक से ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि भारत में आके बस गए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात लिख दिया। तब इतिहासकार लोक प्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने बुद्ध के इस धम्म को इम्प्लीमेंट किया था अपने शासन में। तो लिखा उसने कि इतिहास के स्तंभों को भरने वाले सहस्रों राजाओं, महाराजाओं, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच सम्राट अशोक का नाम उज्जवल, आकाश में प्राय एकाकी तारे की भांति प्रकाशमान है। तब जो है प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर परमानंद सिंह काशी विद्यापीठ ने महान सम्राट अशोक के और व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि प्रत्येक युग, प्रत्येक राष्ट्र में सम्राट अशोक जैसे चिंतनशील राजा को जन्म नहीं दे सका, जो एक तरफ तो महान योद्धा के रूप में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी तरफ अहिंसावादी प्रणेता के रूप में भी। जहाँ एक तरफ वह सम्राट के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, दूसरी तरफ धार्मिक एवं सन्यासी के रूप में भी। जहाँ एक तरफ वह विशाल साम्राज्य के निर्माता के रूप में दृष्टिगत होते हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व के महानतम दार्शनिक एवं विचारक के रूप में भी। जहाँ एक तरफ वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के ध्वजवाहक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वधर्म संभाव के प्रणेता भी। तो इस प्रकार बहुआयामी व्यक्तित्व के महानतम पुरुष विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर राजनीति में अहिंसा, सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधु समाज, ऋण का उद्घोष करते हुए विश्व इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बना लेते हैं। तो जहाँ धार्मिक क्षेत्रों में तथागत बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब आदि श्रद्धा के योग्य हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ठीक वैसे ही राजनीतिक रंगमंच पर अगर इस पूरे भूमंडल में कोई श्रद्धा के योग्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, तो निश्चित तौर पर वह महान सम्राट अशोक महान है। तो और एक कवि ने लिखा कि दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले, दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले, नहीं कर सके शांत पिपासा, राह कठिन था जितने निकले, और इसी धरा पे मौर्य वंश से राजकुंवर एक ऐसे निकले, और अंधकार को दूर भगाने भानु गगन पे जैसे निकले। तो ये जो बातें इतिहासकार, कवि, लेखक लिख रहे हैं, इनके बातों से ही लगता है कि सम्राट अशोक ने मानव जाति के 10,000 साल के ज्ञात इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का निर्माण किया था। और ये शासन व्यवस्था जो सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था है, वो भी भगवान बुद्ध के धम्म की वजह से हुआ। पूरे राष्ट्र के अंदर सचेत समता जागृत हुआ, मानवतावादी संस्कृति का विकास हुआ। और जैसे ही मानवतावादी संस्कृति का विकास हुआ, तो राष्ट्र के अंदर प्रत्येक मतलब एक गरीब के घर से भी एक टैलेंट, प्रतिभा निकल करके आई, जो राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित हुआ। और आज वो नहीं है।
और उस तरह की व्यवस्था भारत में, अगर भारत को फिर से एक महान राष्ट्र बनाना है तो उस तरह की व्यवस्था का फिर से भारत में इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। जागरण की बात बहुत बताई जाती है कि जागरण हुआ भारत में, तो जो जागरण हुआ, देखिए जागरण शब्द का विज्ञान और धर्म, विज्ञान जिसे खोज करता है, धर्म उसी को जागरण करता है। तो जागरण का मतलब होता है जागना। किस तरह का व्यक्ति जो है जागा, जिसके पास ज्ञान हो और विज्ञान हो। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान और प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान, जी, अपनी आंख से देख ले तो उसको जागृत पुरुष कहते हैं, उसको जागरण कहते हैं। अब आप बुद्ध की आंख मूंद करके पूजा करने लगे, इसको जागरण थोड़ा कहते हैं। और आज भारत में यही हो रहा है, तमाम महापुरुषों का और देवी देवताओं का हम जागरण करते हैं, लोग कहते हैं ऐसा करते हैं। ये जागरण नहीं है। जागरण का मतलब है नवीन दृष्टिकोण, नवीन अनुसंधान, खोज, आविष्कार, साहित्य, कला, नवीन ये सब का जब निर्माण होता है तो उसको कहते हैं जागरण। जी। और ये हो नहीं रहा है और आप कह रहे हो कि हम जागरण कर रहे हैं। इसको जागरण नहीं कहते हैं, बल्कि हम और सो रहे हैं। जागृत हो, जाग थोड़ा रहे हैं, सो रहे हैं, जागरण इसको कहते हैं। और इसी के बाद 14वें तो भारत में जागरण हुआ। जी। और बुद्ध ने सबसे पहले, इसीलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा जी। कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी सन तक का जो भारत देश है, ये भारत जो है चिंतन, शोध और अनुसंधान का भारत है। तो सोया हुआ व्यक्ति चिंतन, शोध, अनुसंधान करेगा कि जगा हुआ व्यक्ति शोध और अनुसंधान करेगा? तो जागरण यहीं से शुरू हुआ और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया तथागत गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने 6वीं शताब्दी ईसा। और ये 6वीं शताब्दी ईस्वी सन तक का ये भारत रहा। 1200 वर्ष तक भारत जो है वो जागृत रहा। और इसको जागरण कर तभी तो सम्राट अशोक ने प्राइमरी से लेके डिग्री तक, मतलब विश्वविद्यालय तक की स्थापना किया। ये जागृत थे तभी तो किया। जी। इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो विश्वविद्यालय कौन स्थापित करेगा? विश्वविद्यालय का घास छोड़ने के लिए बनाया कि वहाँ ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा देने के लिए? किसके लिए बनाया? शिक्षा के लिए, शिक्षा और प्रौद्योगिकी का तो विकास। हाँ भाई, अब विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतीपुरी, वल्लभी जैसे तमाम ऐसे विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए। तो लोग जागृत थे तब न हुआ। बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं कि इन दो महापुरुषों का भारत के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी ने भी जागरण में बहुत बड़ा रोल अदा किया और सम्राट अशोक ने इसको पूरा विश्वव्यापी बना दिया। तो ये बहुत बड़ा महान कार्य आज से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2200-2300 वर्ष पहले भारत बहुत, अरे भाई उस समय कितने लोग पढ़े थे जब गौतम बुद्ध वैज्ञानिक धर्म की व्याख्या कर रहे थे, अनित्यता का सिद्धांत बना रहे थे, पढ़ा रहे थे, प्रतीत समुत्पाद पढ़ा रहे थे। ये क्या है? अनित्यता का मतलब होता है ये पूरा जो पदार्थ अवस्था में है ये अनित्य है। नित्य नहीं, नित्य माने कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। और यही बात आज विज्ञान कर रहा है। और फिर प्रतीत समुत्पाद, प्रत्येक चीज उत्पन्न हो रही है और फिर नष्ट हो रही है। यही बात तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन कहता है। तो क्या कहता है वो? हमारा तो नकल किया है ना। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और पश्चिम में तब विश्वविद्यालय बने जब भारत से विश्वविद्यालय नष्ट हो रहे थे। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब ब्रिटेन में स्थापित हो रहा था तब भारत से नालंदा नष्ट हो रहा था। भारत में सूर्यास्त हो रहा था, शिक्षा और ज्ञान का, जागरण का क्या हो रहा था? सूर्यास्त हो रहा था। और पश्चिम में सूर्योदय हो रहा था। तो भारत से जागरण खत्म हो रहा था और पश्चिम में पुनर्जागरण हो रहा था।
14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में कहा जाता नहीं इतिहास में जागरण, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्खोज हो रहा था। इसका मतलब कहीं खोज हो चुका था और कहीं किसी देश में जागरण हो चुका था। तो वो कौन देश था? वो भारत देश था, जहाँ सबसे पहले जागरण हुआ। और पश्चिमी देशों में, यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब फिर से जाग रहे थे, फिर से जागे। तो उन्होंने नवीन दृष्टिकोण अपनाया, नवीन कला, नवीन साहित्य, नवीन विज्ञान, अनुसंधान, खोज, आविष्कार, और तब पैदा हुए आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, ऐसे तमाम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक पश्चिमी देशों में पैदा हुए। तो ये क्या था? ये सब जागृत हुए तो नवीन दृष्टिकोण अपनाए, तो नवीन खोज अनुसंधान शुरू हुआ। और ये पुनर्जागरण, इसको हम कह सकते हैं कि महान, जिसने भी शुरू किया वह व्यक्ति महान था। जिन लोगों से ये बीज अंकुरित हुआ होगा वो लोग कितने महान थे कि उन्हीं की देन है कि आज विज्ञान अपने चरम ऊंचाइयों पर है। आज इंसान चांद पे चला गया, जागृत हुआ तब गया, जब सोया हुआ तब नहीं। आज भारत विज्ञान के युग में भी कहता है हम जागरण कर रहे हैं। गजब बात है भाई, इसको जागरण कहते हैं? इसको जागरण कहते हैं? जगे हुए लोगों को सुलाने का काम। ये तो जगे हुए लोगों को अब सुला रहे। जागरण उसको कहते हैं जहाँ पे लोग ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करें, प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान की चर्चा करें। ये नहीं कि किसी चीज़ को आंख मूंद करके स्वीकार कर लें। आंख मूंद करके स्वीकार करना ही अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। अंधभक्ति का मतलब, अंधविश्वास का मतलब ये आंख मूंद करके किसी चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं। जागृत लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए बुद्ध ने प्रज्ञा शब्द का जो इस्तेमाल किया है, प्रज्ञा से समाधि में प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि और विवेक। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है, श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। श्रुतमयी प्रज्ञा उसको कहते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। चिंतनमयी प्रज्ञा उसको कहते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर चिंतन मंथन करता है, उसको श्रुतमयी प्रज्ञा कहते हैं। और भावनामयी प्रज्ञा उसको कहते हैं जो अपने आँखों से देखकर प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर लेता है, तो उसको श्रुतमयी। और विज्ञान यही नहीं कहता। आज का विज्ञान क्या कहता? तो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने वही बात कहा है जो आज विज्ञान कह रहा है। तो वो लोग जागृत थे कि आँखियाँ मूंद करके हम लोग मान ले रहे हैं हम लोग जागृत हैं। कौन है भाई? हम लोग आज के पश्चिमी देशों से भी नहीं सीख पा रहे हैं कि वो लोग जागृत हो गए और अपने अपने देशों को बहुत महान राष्ट्र बनाया, शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र बनाया। भारत भी जब जागृत हुआ था तो आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने क्या लिखा कि भारत सम्राट अशोक के समय में दुनिया का ग्लोबल महाशक्ति था, वैश्विक महाशक्ति था, विश्व की महाशक्ति था, आर्थिक रूप से आर्थिक महाशक्ति था। और उसकी जीडीपी उस समय 35% था। आज कौन से देश की जीडीपी है भैया आधुनिक युग में 35%? है? आज तो हम शून्य से भी नीचे चले गए जीडीपी। तो जागरण का मतलब होता है, मतलब पुनर्जागरण जो ये पश्चिम में हुआ उसकी देन है कि आज भारत में भी मैं बोल रहा हूँ और ये जो कैमरा है वो हमारी सारी बात रिकॉर्ड करके पूरे देश में प्रचारित करेगा। ये किसकी देन है? अगर पुनर्जागरण नहीं हुआ होता तो घर में बैठ करके आप हमको देख सकते हैं। मैं तो अपने घर उत्तर प्रदेश में हूँ, ये बात पूरा देश में लोग आज मोबाइल में देख रहे हैं। तो किसकी देन है? ये पुनर्जागृत लोगों ने खोज आविष्कार किया तब हुआ ना। तो दुनिया जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, चाँद में चली गई, अब मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी हो रही है। अंतरिक्ष में जो है स्पेस स्टेशन बना करके वहाँ पर लोग रिसर्च और शोध कर रहे हैं। और एक हम लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं जो अभी जागरण कर रहे, कह रहे हैं हम जागरण कर रहे हैं। कौन सा जागरण कर रहे हैं भाई? तो इसलिए ये बात कहा जा सकता है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, हम उन महान
मानवतावादी महापुरुषों को, जिन्होंने भारत को जागृत किया, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी और सम्राट अशोक महान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं, हृदय से कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि उन्होंने भारत के लिए महान कार्य किया। और हम लोग जो भावी पीढ़ियां हैं, आज की पीढ़ियां हैं, हम लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको हम एक भारत की क्रीम पर्सनालिटी कह सकते हैं, इन्हें भारत को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे। तो ये बड़े हम शर्म की बात है कि जिस देश का क्रीम पर्सनालिटी अब वो जागरण वाली बात, महापुरुषों का जागरण करे, तो क्या देश को दे पाएगा, क्या उसका योगदान होगा देश में। हंसी आता है ऐसे हमारे देश के बुद्धिजीवियों पर। तो बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता। तो ये इनको क्या बुद्धिजीवी हम कहें, हैं? इनको बुद्धिजीवी कहा जा सकता है? नहीं कहा सकता है। तो मेरा पूरे देश के उन बुद्धिजीवियों से, जो भारत देश के क्रीम पर्सनालिटी है, जो प्रोफेसर है, टीचर है, प्रवक्ता हैं, अनुसंधान और विकास में लगे हुए हाँ, लोग हैं, और जो भारत अनुसंधान में काम कर रहे हैं, जो IAS IPS हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, ये भारत को जागृत करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। और अगर ये काम कर सकते तो आज हम लोग जो है चाइना, अमेरिका और रूस के मुकाबले हम लोग उनके पैरेलल खड़ा होते हैं। और यह काम अर्जक संघ ने जो संगठन बना करके किया था, मैं तो सलाम करता हूँ उन तमाम कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया जिसे काम करना चाहिए भारत की क्रीम पर्सनालिटी को, वो आम ग्रामीण जनता जो है इसको करने के लिए आगे आया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे योद्धाओं को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने भारत में वैज्ञानिक चिंतन की अलख जगाने के लिए अपना काम करते हुए जनता को जागृत करने का, यूँ कहे कि अर्जक संघ जो है वो जागरण का काम, असली जागरण का काम अर्जक संघ ही कर रहा था। और हमको तो नहीं लगता कि भारत देश में कोई ऐसा संगठन जो जागरण का काम किया। आज के लिए इतना ही।